नमस्कार दोस्तों। चलिए तो आई थिंक प्रीवियस वीडियो में हमने नेटवर्क डायग्राम बनाना सीख लिया था। ठीक है, ये क्वेश्चन भी कर लिया था, बट मैं इस नेटवर्क डायग्राम को वापस से रिपीट कर रहा हूँ। वापस से रिपीट करने का केवल एक ही रीज़न है कि हो सकता है आपको उसमें कुछ कन्फ्यूज़न हो। ठीक है ना, तो उस कन्फ्यूज़न को अपन इस वीडियो में पूरी तरह से सॉर्ट आउट कर देंगे। ठीक है, चलिए तो कैसे बनेगा ये समझ लेते हैं। ठीक है, तो कुछ नहीं है, आपको ये देखना है कि एक्टिविटी कौन सी है और प्रेसिडेंस कौन सा है। ठीक है, अब एक्टिविटी ए के पहले कुछ प्रेसिडेंस है क्या? नहीं है। तो मतलब आप कैसे बनाओगे कि भैया ये हो गया मेरा ए एक्टिविटी। ठीक है, कि इससे पहले कुछ नहीं है। ठीक है, यदि सपोज़ करो कि यहाँ पर ये ए की जगह भी डैश होता तो यहाँ पर कितने? दो होते। ठीक है ना, मतलब एक एरो की बजाय कितने? दो एरो बनाने होते आपको। ठीक है, तो ये हो गया भैया मेरा ए। अब ए से मुझे कितने मिल रहे हैं? तो बोले ए से निकल रहा है बी, ए से निकल रहा है सी, ए से निकल रहा है डी। चलिए तो लेट्स से कि भाई भैया ये हो गया मेरा बी, ये हो गया मेरा सी, ये हो गया मेरा डी। ठीक है ना। अभी कहाँ होगा अभी ये डिसाइड नहीं किया अपन ने। ठीक है, देखते हैं। तो बी से मेरा फिर क्या निकल रहा है? ई निकल रहा है। ठीक है, और सी से निकल रहे हैं दो। ठीक है, चलिए तो देखते हैं। तो हो गया मेरा ये, लेट्स से कि ये हो गया मेरा बी, ये हो गया मेरा सी और ये हो गया मेरा डी। ठीक है, अब नंबरिंग अभी नहीं कर रहा हूँ, नंबरिंग मैं लास्ट में कर दूँगा। ठीक है, तो कैसे होगा? ठीक है, तो मैं कहाँ तक पहुँच गया? ये यहाँ तक पहुँच गया। ठीक है, अब बी से क्या मिल रहा है बेटा? क्या मिल रहा है मुझे? ई। ठीक है, तो बी से मुझे मिल रहा है ई। देखते हैं, कहीं इधर कहीं आना चाहिए। अब देखते हैं कहाँ होगा, है ना। सी से मिल रहा है मुझे एफ। ठीक है, पर एक चीज़ आप ऑब्ज़र्व करो। ठीक है, बी से मिल रहा है मुझे ई, सॉरी ये ई है। ठीक है, और सी से मुझे मिल रहा है एफ। ठीक है, एक चीज़ ऑब्ज़र्व करो कि जो आगे इन सी से आगे बढ़ के अपन यदि देखें तो ई और एफ कहाँ पर? एक ही जगह जाके मिलेंगे। मतलब जो सी से एफ निकलेगा वो एफ, और जो बी से ई निकला ये दोनों जाकर कहाँ मिलना चाहिए? एक ही जगह। ये आगे आप क्लियर है? अब आगे बात करते हैं। अब क्या है? सी से एफ तो निकल गया, सी से बचा क्या है? जी। ठीक है, लेकिन एक और यहाँ पर चीज़ है। क्या है? कि डी और जी, ठीक है, डी और जी जाकर कहाँ मिलना चाहिए? एक ही जगह। मतलब सी से क्या निकल रहा है? जी। ठीक है, अच्छा सी से निकल रहा है जी, तो इधर की तरफ आ जाएगा। क्यों इधर आएगा? क्योंकि इधर की तरफ आएगा, इधर नहीं होगा। क्यों इधर नहीं होगा? क्योंकि आप ये वाला आपका क्या हो गया? देखो, आप बोलोगे कि डी और जी मुझे कहाँ? एक ही जगह जाके मिलना चाहिए। तो हम क्या बोलेंगे कि ये डी, ये वाला डी, ये वाला डी और ये वाला जी जाकर एक जगह मिल रहे हैं। तो ये मेरा हो गया अगला नोड। अब तो यहाँ से एक चीज़ भी क्लियर हो गई कि भैया सी से मेरा ये निकल गया जी, और डी और जी जाकर एक जगह मिल रहे हैं। ठीक है, ये भी हो गया। मतलब सी से जी वाला भी काम हो गया और डी और जी वाला काम भी हो गया। ठीक है, अब आगे क्या बोल रहा है कि ई और एफ जहाँ पर दोनों मिल रहे हैं इससे क्या निकल रहा है मेरा? ई और एफ से निकल रहा है मेरा दैट इज़ एच। ठीक है, और डी और जी से क्या मिल रहा है मुझे? क्या मिल रहा है मुझे? आई। पर एक चीज़ और ऑब्जर्व करो कि एच और आई जाकर कहाँ मिल रहे हैं? एक ही जगह। मतलब यहाँ जो डी और जी से जो आई निकलेगा वो जाकर कहाँ मिलना चाहिए? एक ही जगह। ठीक है, तो देखो एच और आई जाकर एक ही जगह मिल रहे हैं ना। ठीक है, ये बात भी समझ में आ गई। अब एच और आई से क्या मिल रहा है अपने को? जे मिल रहा है, तो ये आ गया मेरा जे। ठीक है, अब हो सकता है कि एक्टिविटी के आपको कुछ नंबर दे के रखेगा वो, कि भाई इसमें 2 डेज़ लगते हैं, इसमें 1 डे लगता है, इसमें 4 डे लगता है, इसमें 3 डे लगता है। तो यहाँ पर हो सकता है एक्टिविटी के बाद यहाँ पर उसके एक्टिविटी का ड्यूरेशन भी दे के रखे वो। ठीक है, अब वो आगे के जब हम सॉल्यूशन लेंगे, पर अभी यहाँ पर हमने क्या सीखा? केवल नेटवर्क डायग्राम बनाना। ठीक है, तो लेट्स सी कि हमने जो डायग्राम बनाया वो उससे रिलेट करता है कि नहीं। ठीक है, तो इसी तरह का डायग्राम हमारा भी बनाएं। ठीक है, चलिए तो ये डायग्राम तो हमने समझ लिया था। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तो मैंने एक सॉर्ट ऑफ क्या कर दिया?
रिवाइज कर दिया कि नेटवर्क डायग्राम बनेगा कैसे। आगे बढ़ते हैं तो हम सब पढ़ते हैं सबसे पहले डिफरेंस बिटवीन PERT एंड CPM। तो क्या क्या डिफरेंस है PERT और CPM में ये पढ़ लेते हैं, ठीक है। चलिए, तो PERT मतलब प्रोजेक्ट इवोल्यूशन रिव्यू टेक्निक, या इसी को पाथ इवोल्यूशन रिव्यू टेक्निक भी बोलते हैं कुछ कुछ बुक में, पर आप ये नाम याद रखिए, प्रोजेक्ट इवोल्यूशन रिव्यू टेक्निक एक्चुअल में ये होता है, ठीक है। क्रिटिकल पाथ मेथड बता ही चुका हूँ कि CPM ये होता है। अब इवेंट ओरिएंटेड होता है, मतलब जो पाथ इवोल्यूशन रिव्यू टेक्निक है वो किस पर बेस्ड होती है, इवेंट पर, ठीक है। मतलब ये किस पर काम कर रही है, इवेंट पर। अब कुछ लोगों को यहाँ पर कन्फ्यूज़न हो जाएगा कि भाई CPM जो है वो कौन से ओरिएंटेड है, एक्टिविटी ओरिएंटेड, और ये क्या है, इवेंट ओरिएंटेड। तो इवेंट और एक्टिविटी को हमने समझ लिया था कि भाई ये स्टार्टिंग पॉइंट है, ये हमारा एक्टिविटी है, और ये हमारा एंड है। तो ये जो है मेरा इवेंट है, ठीक है, और ये जो है मेरी एक्टिविटी है, ठीक है। तो इसको मैं एक्टिविटी बोलता हूँ। ये बात समझ में आ रही है। तो हम क्या बोल रहे हैं कि जो मेरा इवेंट है वो क्या, PERT है वो क्या है, इवेंट ओरिएंटेड है, ठीक है। तो इवेंट ओरिएंटेड है, इट मीन्स क्या कि आप ऐसा याद रख सकते हो, E स्टैंड फॉर इवेंट, ठीक है, E स्टैंड फॉर इवेंट, ठीक है। और यहाँ पर तो ऑब्वियस है कि यदि एक इवेंट ओरिएंटेड हो गया तो दूसरा क्या होगा, एक्टिविटी ओरिएंटेड। इट इज़ एसोसिएटेड विद द प्रोबेबिलिस्टिक एक्टिविटी, ठीक है। प्रोबेबिलिस्टिक एक्टिविटी मतलब जिस तरह के रिसर्च प्रोजेक्ट होते हैं या जिनमें हमको कुछ भी नहीं पता, जैसे कुछ डिफेंस मिसाइल आपको लॉन्च करना है या चंद्रयान 2 लॉन्च करना है, तो उसमें जो भी उसका इवोल्यूशन होगा या फिर जो भी उसके प्रोजेक्ट का एस्टिमेशन होगा, ठीक है, वो PERT को ध्यान में रख के किया जाएगा, ना कि CPM को। और ये किस में एसोसिएटेड है, विद द डिटर्मिनिस्टिक एक्टिविटी। लाइक आप ऐसा बोल सकते हो कि कंस्ट्रक्शन का काम जब सबसे पहले हुआ होगा तो वो PERT एक्टिविटी था, ठीक है, कि भाई कैसे बनेगा घर, 4 मंजिला घर कैसे बनेगा। तो एक बार हमको समझ में आ गया कि भैया इस तरह से बनेगा, ठीक है। तो अब वो मेरे लिए डिटरमाइंड हो गया, मतलब वो मेरे लिए क्या हो गया, डिटर्मिनिस्टिक एक्टिविटी। पर यदि मैं फर्स्ट टाइम कुछ काम कर रहा हूँ तो वो मेरे लिए क्या है, प्रोबेबिलिस्टिक एक्टिविटी है, ठीक है। तो जब भी हम कोई नया काम या रिसर्च का कुछ काम कर रहे हैं तो दैट इज़ प्रोबेबिलिस्टिक एक्टिविटी। और यदि हम डिटर्मिनिस्टिक काम कर रहे हैं कि भाई हमको पता है कि हाँ इतने दिन में हो ही जाएगा, ठीक है, तो उस तरह के काम को हम क्या बोलते हैं, मतलब उस तरह के क्रिटिकल पाथ मेथड में डिटर्मिनिस्टिक एक्टिविटी होती है, CPM PERT में प्रोबेबिलिस्टिक एक्टिविटी होती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं तो इट इज़ बेस्ड अपॉन 3 टाइम एस्टिमेट्स टू कंप्लीट एक्टिविटी। यहाँ पर हम कितने 3 टाइम एस्टिमेट्स की बात करते हैं, यहाँ पर कितने सिंगल टाइम एस्टिमेट की बात करते हैं, ठीक है। जब हम आगे बात करेंगे, मतलब क्वेश्चंस पे जाएंगे, तो आपको ये चीज़ क्लियर हो जाएगी कि हम PERT में 3 टाइम की बात करते हैं, मतलब 3 टाइम लेंगे हम यहाँ पर। अब वो क्या होते हैं, अब ये आगे बात करें, 2 मिनट बस। इट इज़ यूजुअली डजंट कंसिडर कॉस्ट एनालिसिस, ठीक है। PERT में कोई कॉस्ट एनालिसिस नहीं किया जाता क्योंकि ये पूरा प्रोबेबिलिस्टिक मॉडल है, ठीक है। मतलब हम जो भी यूज़ कर रहे हैं वो प्रोबेबिलिस्टिक है, तो ऑब्वियस है वहाँ पर कॉस्ट एनालिसिस हमारे लिए ज़्यादा मैटर नहीं करता, ठीक है। लेकिन CPM में मैटर करता है। इट गिव्स इम्पॉर्टेंस द कॉस्ट एनालिसिस एंड क्रेशिंग इज़ डन टू मिनिमाइज द कॉस्ट ऑफ CPM प्रोजेक्ट, ठीक है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं, तो PERT की बात करते हैं। तो PERT इज़ यूज टू अनसर्टेन प्रोजेक्ट। तो हमने समझ ही लिया कि अनसर्टेन प्रोजेक्ट मतलब प्रोबेबिलिस्टिक इवेंट, ठीक है, या प्रोबेबिलिस्टिक प्रोजेक्ट, जिसमें बेस्ड किस पर बेस्ड है, 3 एस्टिमेट्स पर बेस्ड है। सबसे पहला क्या है, ऑप्टिमिस्टिक टाइम, दूसरा क्या है, पेसिमिस्टिक टाइम, तीसरा क्या है, मोस्ट लाइकली टाइम, ठीक है। अब ये होते क्या हैं बता रहा हूँ, एक सेकेंड रुकिए, ठीक है। तो आप ये समझ लो कि ये क्या होते हैं, ठीक है। तो कैसे होगा, तो देखो ये आपकी प्रोबेबिलिटी है, ठीक है, ये आपकी प्रोबेबिलिटी है, और इधर है आपका एक्टिविटी का, एक्स एक्सिस पर एक्टिविटी का ड्यूरेशन, और वाई एक्सिस पर क्या है, आपकी प्रोबेबिलिटी, ठीक है। ये जो ग्राफ बना है, मतलब ये 6 सिग्मा ग्राफ है। तो 6 सिग्मा ग्राफ में जो सबसे ये वाला पॉइंट जो है दैट इज़ ऑप्टिमिस्टिक टाइम, और ये क्या है मेरा, पेसिमिस्टिक टाइम, और ये क्या है मेरा, मोस्ट लाइकली टाइम, ठीक है। अब ऑप्टिमिस्टिक टाइम, पेसिमिस्टिक टाइम और मोस्ट लाइकली टाइम क्या है, ठीक है। ऑप्टिमिस्टिक टाइम मतलब हमने ये बोल दिया कि भैया ये जो है वो टाइम है जब वो प्रोजेक्ट क्या हो जाना चाहिए, कंप्लीट
हो जाएगा। मतलब आप ऐसा समझ लो कि आपने एक ड्यूरेशन रख लिया कि भाई लेट से आपने 10 से 15 दिन का एक मार्जिन रख लिया, ठीक है, कि भैया 10 से 15 दिन का मार्जिन रख लिया। तो हम क्या बोलेंगे कि 10 दिन में तो प्रोजेक्ट सब कुछ अच्छा चला तो बढ़िया, मतलब सब कुछ काम अच्छा चलेगा, तो 10 दिन में फिनिश, ठीक है। 15 दिन की बात करें तो 15 दिन वो टाइम जबकि पेसिमिस्टिक, सब कुछ वर्स्ट चल रहा है, ठीक है, सब कुछ वर्स्ट चल रहा है, मतलब हमारे अकॉर्डिंग कुछ भी नहीं चल रहा है, ठीक है। मतलब हम काम करने गए, वर्कर स्ट्राइक पे चले गए, हम काम करने गए, बाढ़ आ गई, हम काम करने गए, कुछ भी ऐसा हो गया जो कि हम नहीं चाहते थे, ठीक है। तो वो टाइम क्या कहलाता है? हमारा पेसिमिस्टिक टाइम, ठीक है। एंड द नेक्स्ट थर्ड थिंग इज मोस्ट लाइकली टाइम। तो मोस्ट लाइकली टाइम उस टाइम को बोलेंगे जो इन दोनों के बीच में होगा। मतलब हम ना तो बिल्कुल वर्स्ट कंडीशन मान के चल रहे हैं और ना ही बेस्ट कंडीशन। मतलब आप ऐसा बोल सकते हो कि भाई लगभग 12 या 13 दिन में ये काम कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो वो टाइम क्या कहलाते हैं हमारे? वो टाइम क्या कहलाते हैं हमारे? मोस्ट लाइकली टाइम। आई थिंक ये समझ में आया होगा आपको, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो क्या बोल रहा है कि एक्टिविटी जो भी होती है पर्ट की, वो क्या कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो करती है? बीटा डिस्ट्रीब्यूशन। ये क्वेश्चन आईएएस में भी बहुत बार पूछा जा चुका है, गेट में भी 2 बार पूछा जा चुका है। तो एक्टिविटी कौन सा, पर्ट में जो एक्टिविटी है वो कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो करती है? बीटा डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। और प्रोजेक्ट जो है वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो करता है, ठीक है। ठीक इसका उल्टा सीपीएम में होता है, ठीक है। आगे बात करते हैं उसमें, जब सीपीएम पढ़ेंगे तो समझ में आ ही जाएगा वो। तो द एवरेज आर एक्सपेक्टेड टाइम टू कंप्लीशन एंड एक्टिविटी इज गिवन बाय। तो हम बोलते हैं कि एक्सपेक्टेड टाइम, तो वो एक्सपेक्टेड टाइम जो है दैट इज टीई। कुछ बुक्स में इसको म्यू से भी रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम, ठीक है। तो वो एक्सपेक्टेड टाइम क्या आता है? T0 + 4Tm + TP डिवाइडेड बाय 6। ये फार्मूला भी बड़ा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि यही फार्मूला ही एक बार तो एग्ज़ाम में पूछ लिया, ठीक है। और फार्मूले के साथ साथ इसमें कई बार बहुत सारी कैलकुलेशन भी पूछ लेता है वो, ठीक है। तो आपको ये फार्मूला याद होना ही चाहिए एनी हाउ। तो क्या होता है एक्सपेक्टेड टाइम? TO + 4Tm + TP डिवाइडेड बाय 6। ये क्या है मेरा? एक्सपेक्टेड टाइम। स्टैंडर्ड ड्यूरेशन की बात करें तो स्टैंडर्ड ड्यूरेशन मतलब क्या? सिग्मा की बात करते हैं हम, तो सिग्मा इक्वल्स टू क्या? TP मतलब पेसिमिस्टिक टाइम माइनस TO ऑप्टिमिस्टिक टाइम डिवाइडेड बाय 6, ठीक है। तो TP मतलब वर्स्ट कंडीशन, TO मतलब बेस्ट कंडीशन, उन दोनों का डिफरेंस बाय 6 क्या कहलाता है? हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन। और वेरिएंस आपने मैथमेटिक्स में पढ़ा ही होगा कि वेरिएंस क्या होता है? सिग्मा स्क्वायर। बहुत बार क्वेश्चन में वेरिएंस पूछ लेता है तो यहाँ पर ये कन्फ्यूज़न हो जाता है कि V = सिग्मा स्क्वायर या सिग्मा स्क्वायर = क्या, ठीक है। तो ये याद रखिए हमेशा कि वेरिएंस इक्वल्स टू क्या? सिग्मा स्क्वायर। वेरिएंस इक्वल्स टू क्या? सिग्मा स्क्वायर। मतलब यदि आपको क्वेश्चन में वेरिएंस निकालने के लिए बोला है, इट मीन्स TP - TO डिवाइडेड बाय 6 का होल स्क्वायर करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं कि भैया इसके आगे क्या बात कर रहा है वो, ठीक है। तो एक चीज़ और है कि वेरिएंस जो है वो क्या बोलता है? It gives the measure of uncertainty of an activity completion, higher the value of the variance larger the uncertainty, ठीक है। जितना ज़्यादा वेरिएंस होगा उतनी ही ज़्यादा हमारी एक्टिविटी की अनसर्टेनिटी बढ़ जाएगी, ठीक है। तो वेरिएंस गिव द मेजर ऑफ अनसर्टेनिटी। क्या, किसका मेजर है वो? अनसर्टेनिटी का, ठीक है। कंप्लीशन हायर द वैल्यू, वेरिएंस लार्जर द अनसर्टेनिटी, ठीक है। जितनी ज़्यादा वेरिएंस की वैल्यू उतनी ज़्यादा अनसर्टेनिटी होगी। प्रोबेबिलिटी ऑफ कंप्लीटिंग विद इन शेड्यूल टाइम, कितनी क्या प्रोबेबिलिटी है, ठीक है। तो उसको डिफाइन करने के लिए हम एक्सपेक्टेड टाइम का यूज़ करते हैं। यदि हमने मान लिया कि हमारा एक्सपेक्टेड टाइम क्या है? TE है, ठीक है। एक्सपेक्टेड प्रोजेक्ट कंप्लीशन टाइम हमारा TE है और सिग्मा हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन है अलॉन्ग द क्रिटिकल पाथ। अब वो क्रिटिकल पाथ क्या है अभी तक हमने ये डिस्कस नहीं किया है, तो जब हम आगे नेक्स्ट क्वेश्चंस लेंगे तब आपको ये समझ में आ जाए क्रिटिकल पाथ क्या है। देन
द प्रोबेबिलिटी ऑफ कंप्लीटिंग प्रोजेक्ट विद इन शेड्यूल्ड टाइम इज गिवन बाय फॉलोइंग। ठीक है, तो ये जेड हम पहले भी देख चुके हैं, यदि आप मेरे स्टार्टिंग से वीडियो देखते आ रहे हैं तो जेड मतलब क्या, जो हम उसमें क्या कर रहे हैं, स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएंट ले रहे हैं। ठीक है, वो स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएंट क्या है, शेड्यूल टाइम माइनस एक्सपेक्टेड टाइम बाय सिग्मा। ठीक है, तो यहाँ से मेरा क्या मिल जाएगा, z। उस z के रिस्पेक्ट में हम क्या डिफाइन कर देंगे, प्रोबेबिलिटी। सपोज लेट्स से कि मैंने जो z कैलकुलेट किया, ठीक है, तो z ts क्या है मेरा, शेड्यूल टाइम। ठीक है, कि भैया क्वेश्चन में ही दिया है कि आपका 14 दिन शेड्यूल टाइम है, एक्सपेक्टेड टाइम आपने निकाला 12 दिन, तो 12 दिन निकाला, और सिग्मा आ गया मान लो लेट्स से 2। ठीक है, तो कितना आ गया, 2/2 इज़ 1, तो 1 के केस में मेरा प्रोबेबिलिटी कितना होता है, 84.13। ठीक है, तो इस केस में हम क्या बोलेंगे कि मेरी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, प्रोजेक्ट कंप्लीट होने की 84.13। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं। अब यदि आपको बहुत सारे सिग्मा, मतलब यदि आपको क्रिटिकल पाथ के सिग्मा दिए हैं क्वेश्चन में, मतलब यदि आपको मालूम है कि भैया ये क्रिटिकल पाथ है और आपने उसके स्टैंडर्ड डेविएशन क्या कर लिए, कैलकुलेट कर लिए, तो हम सिग्मा कैसे निकालेंगे या स्टैंडर्ड डेविएशन उस केस में कैसे निकालेंगे, तो कुछ नहीं, बड़ा सिंपल है कि जो भी स्टैंडर्ड डेविएशन मेरे क्रिटिकल पाथ में आएंगे उन सब का स्क्वायर का रूट कर दूंगा। ठीक है, तो सम ऑफ वेरिएंस अलोंग द क्रिटिकल पाथ, तो स्क्वायर करना मतलब क्या, वेरिएंस ही है। ठीक है ना, और उनका क्या कर दूंगा, रूट लगा दूंगा। ठीक है, तो ये क्या कहलाता है मेरा, ये क्या कहलाता है मेरा, ये कहलाता है मेरा स्टैंडर्ड डेविएशन क्रिटिकल पाथ में यदि मुझे निकालना हो तो। ठीक है, तो सिग्मा इक्वल्स टू, ये क्वेश्चन भी आया हुआ है 2 बार एग्जाम में, तो सम ऑफ वेरिएंस ऑफ अलोंग द क्रिटिकल पाथ मेरा क्या कहलाएगा, सिग्मा, स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक है, चलिए तो सिग्मा 1 स्क्वायर, सिग्मा 3, सिग्मा 6, सिग्मा 8, सिग्मा 9, मतलब ये हमारे क्रिटिकल, मैंने एज्यूम कर लिया कि ये मेरे क्रिटिकल पाथ में आ रहे होंगे। ठीक है, इसी तरह से मेरा एक्सपेक्टेड टाइम यदि टी है तो मैक्सिमम टाइम कितना हो जाएगा, टी प्लस 3 सिग्मा, और मिनिमम टाइम कितना हो जाएगा, टी माइनस 3 सिग्मा। चलिए आगे बढ़ते हैं। लेट्स से कि हमने बोला कि अब चलिए, तो ये तो क्वेश्चन आ गया अपना, है ना, तो क्वेश्चन हम नेक्स्ट लेक्चर में लेते हैं। तो ये भी मेरा बेसिक्स ऑफ सीपीएम एंड पार्टी था। ये बेसिक इसलिए समझना बहुत ज़रूरी था क्योंकि यदि आपको ये नहीं समझ में आएंगे तो क्वेश्चन भी समझ में नहीं आएगा। ठीक है, चलिए तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम। ठीक है, थैंक यू।